प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास लोकसभा की 543 में से 543 सीटों की रिपोर्ट है। कौन सी सीट कमजोर है, कौन सीट मजबूत है, नरेंद्र मोदी को यह सब कुछ बिल्कुल क्लियर पता है, पक्का पता है। मोदी ने अपनी पार्टी से हर सीट के लिए अलग अलग रिपोर्ट मंगाई, एक एक सीट की रिपोर्ट ली। कहां सिलेक्शन में दिक्कत है यह भी जान गए, यह भी पता लगा लिया। फिर उन गैप्स को भरने का काम भी शुरू हुआ। इसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र में जो नेता पिछले एक महीने से शरद पवार से मुलाकात कर रहा था, जो 4 दिन पहले भी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचा था, जिसे पवार अपना कैंडिडेट बनाने जा रहे थे, वो आज एनडीए में आ गया। मोदी इस तरह की मार्किंग करके चल रहे हैं। विरोधी जहां तक सोच भी नहीं पाते, मोदी उसे कर डालते हैं। मोदी ने आगे क्या सोचा है और मोदी के कितने सियासी शत्रु मैदान में बच गए, पूरी रिपोर्ट यहां मिलेगी। बीजेपी क्या सोचकर लिस्ट बनाती है? नरेंद्र मोदी टिकट फाइनल करने से पहले क्या देखते हैं? प्रधानमंत्री के यहां एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। बीजेपी के सभी प्रमुख नेताओं को बुलाकर फीडबैक लिया गया। मोदी ने सभी से पूछा, 24 की तैयारी क्या है? 400 सीटें कैसे जीतोगे? इसके बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में 3 घंटे तक मंथन चला। क्या उस मंथन से अमृत निकला? नरेंद्र मोदी ने जो इलेक्शन असेसमेंट रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट के पहले पन्ने पर राहुल गांधी का नाम है। प्रधानमंत्री को फीडबैक मिला है कि राहुल गांधी 2024 की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। कांग्रेस 3 फ्रंट पर पिछड़ रही है, मैन, मनी और मशीन। कांग्रेस के पास इलेक्शन के लिए मैन पावर नहीं है, उसके नेता कार्यकर्ता तैयार नहीं हैं। इनकम टैक्स केस में फंसने के कारण कांग्रेस का मनी पावर कम हो गया है। खुद पार्टी प्रेसिडेंट खरगे कह रहे हैं कि उनके पास टिकट बुक कराने के भी पैसे नहीं हैं और कांग्रेस का मशीन पावर यानी इलेक्शन मशीन को चलाने वाला संगठन जंग खा चुका है। राहुल गांधी एक एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट को सेट करने के चक्कर में ऐसे फंसे कि उनकी पार्टी के अपने नेता ही छोड़ कर जाने लगे। कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ा है और बहुत से ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं, चाहे वो धारा 370 का हटाना हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो। बचपन से हम ये सुनते आए थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण होगा। तो उन्होंने जो वो सपना जो है, पूरे देश का सपना साकार किया है। पूरे देश के अंदर आज जो है, आज हमारा देश पूरे विश्व के अंदर सब लोग जो है जानते हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो जो विकसित भारत का जो सपना है, उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूंगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूंगा। राहुल गांधी की पूरी इलेक्शन स्ट्रेटजी ही डिरेल दिख रही है। राहुल 2 यात्राएं कर चुके, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, पूरा देश नाप लिया, लेकिन वोटर्स के बीच कांग्रेस के लिए माहौल नहीं बना और यात्रा में बिजी होने के कारण कांग्रेस का ऑल इंडिया अलायंस भी नहीं बना। तो मोदी से लड़ कौन रहा है? नरेंद्र मोदी किससे लड़कर 400 सीटें जीतेंगे? नरेंद्र मोदी की पार्टी से लड़ने वाले नेता 5 हैं। दिल्ली पंजाब में अरविंद केजरीवाल मोदी से लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोदी से लड़ रही हैं, बिहार में लालू यादव लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे मोदी से लड़ रहे हैं। दिल्ली पंजाब 20 सीट, पश्चिम बंगाल 42 सीट, बिहार 40 सीट, महाराष्ट्र 48 सीट, उत्तर भारत के कुल 150 सीटों पर मोदी के लिए चैलेंज खड़ा हो रहा है। इन 5 नेताओं की अपनी कमजोरियां हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, फिर भी यही 5 नेता मोदी से लड़ते दिख रहे हैं। जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन लड़ तो यही रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है
जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। 24 का ये चुनाव लालू और शरद पवार के लिए जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई है। लालू को अपने बेटे तेजस्वी और शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पॉलिटिक्स में सेट करना है। उद्धव ठाकरे भी अपने बेटे आदित्य ठाकरे के लिए कुछ ऐसी ही सेटिंग करना चाहते हैं। इस जंग में 2 नेता पूरी तरह डिफेंसिव दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। ये है सेंट्रल में राहुल गांधी और यूपी में अखिलेश यादव। राहुल ने अब तक नॉर्थ इंडिया की 2 ही स्टेट में अलायंस फाइनल किया है, दिल्ली और यूपी। दिल्ली में राहुल के अलायंस पार्टनर अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में चले गए और यूपी में अखिलेश यादव M+Y इक्वेशन से आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे बड़ी गुगली फेंकी मायावती ने। बीएसपी ने यूपी में कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट निकाली तो 16 में से 7 टिकट मुसलमानों को मिले, यानी बसपा ने 43 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिए। सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, पीलीभीत और आंवला, जहां जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां वहां मायावती ने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिए। सहारनपुर और अमरोहा में बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस को हराने का काम करेगा और मुरादाबाद, संभल, रामपुर, पीलीभीत और आंवला में बसपा का उम्मीदवार सपा के हार की गारंटी बनेगा। बीएसपी की लिस्ट से मोदी का फायदा है। क्या ये बात मायावती को नहीं मालूम? क्या वो नहीं जानती कि ये लिस्ट दिखाकर उनके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, उनको मोदी की बी टीम बताया जाएगा? मायावती को ये बात बिल्कुल मालूम है, लेकिन वो इसके अलावा और कर क्या सकती हैं? मायावती की पॉलिटिक्स दलित प्लस मुस्लिम यानी DM कॉम्बिनेशन पर टिकी है। 20% दलित और 19% मुसलमान। यूपी में DM वोट बैंक 39% होता है। जीत की स्थिति में इसमें ब्राह्मण और दूसरी जातियां भी शामिल हो जाती हैं। मायावती यूपी के मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचना चाहती हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यूपी का मुस्लिम वोटर अब समझदार हो गया है, वो अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता। मुस्लिम उलेमा और मौलाना टैक्टिकल वोटिंग करने की नसीहत देते हैं। टैक्टिकल यानी जो अपना हो और जो बीजेपी को हरा सके उसे वोट डालो। मायावती ने पहली लिस्ट में 43% मुस्लिम कैंडिडेट देकर मुसलमानों में अपना होने की फीलिंग भरी है। अब फैसला मुसलमानों को करना है कि वो अखिलेश की साइकिल वाला बटन दबाते हैं या मायावती के हाथी की सवारी करते हैं। पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोटर्स के बीच बड़ा मैसेज देने के लिए अखिलेश यादव के रामपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। सीतापुर जेल में आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद इस चर्चा को हवा मिली। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ये कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। दिक्कत यह है कि रामपुर का मुसलमान वोटर भी बढ़ जाता है और आजम के नाम पर सारे मुसलमान एक नहीं होते। दूसरी समस्या यह है कि रामपुर में यादव वोटर बहुत कम हैं, यानी यहाँ अखिलेश का MY समीकरण बिल्कुल नहीं बनता। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। हमारी उनसे अच्छी बात हुई है, वो हम और वो जानते हैं। ये PDA ही जीतेगा, PDA ही जीतेगा, PDA ही NDA को हराएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम निश्चिंत हैं। 100% कॉन्फिडेंस के साथ होली मना रहे हैं। योगी उन मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनको पक्का यकीन है कि 24 में आएगा तो मोदी ही। जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय
होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी, अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत सुनिश्चित है। देश और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अगर हम सब अपने देश के हितों को संरक्षित करते हैं तो अनंत काल तक इस प्रकार के पर्व और त्योहारों की महत्ता बनी रहेगी। यूपी के बाद आपको ले चलते हैं बिहार, जहां जेडीयू ने एनडीए में अपने कोटे की सभी 16 सीटों पर एक साथ उम्मीदवार उतार दिए। शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, वाल्मीकि नगर से सुनील महतो, सुपौल से दिलेश्वर कामैत, मुंगेर से ललन सिंह, गोपालगंज से आलोक सुमन, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, किशनगंज से मुजाहिद आलम, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, सीवान से विजय लक्ष्मी, बांका से गिरधारी यादव, भागलपुर से अजय मंडल, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल। नीतीश कुमार की लिस्ट में फुल सोशल इंजीनियरिंग है। बिहार में हुई जातियों की गिनती में 63% आबादी पिछड़ा और अति पिछड़ा की निकली थी। नीतीश ने 75% टिकट ओबीसी और ईबीसी वर्ग को पकड़ा दिए। हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने पिछले 18-19 वर्षों में जो काम किया है उस काम के प्रति आज भी बिहार की जनता का आकर्षण का केंद्र आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की जनता का व्यापक जन समर्थन है और उस जन समर्थन के बल पर फिर से हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे। बिहार में पहले टिकट अनाउंस करके नीतीश ने बाजी मार ली। दूसरी तरफ इंडी अलायंस ने अभी टिकटों का बंटवारा ही नहीं किया। लालू और तेजस्वी को दिल्ली की फ्लाइट पकड़नी पड़ी क्योंकि बिहार कांग्रेस के नेता अपनी जिद से अलायंस तोड़ने की हद तक पहुंच गए। हैप्पी होली आप सबको। तो होली का आप सब लोगों को शुभकामनाएं है, पूरे बिहार के लोगों को। आज होलिका दहन है। आरजेडी ने अनऑफिशियली करीब 10 कैंडिडेट्स को लालटेन वाला सिंबल पकड़ा दिया। इनमें कुछ ऐसी सीटें भी शामिल हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती है। पूर्णिया ऐसी ही एक सीट है। पूर्णिया सीट से कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा दिया, लेकिन चर्चा है कि लालू ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट देने का मन बना लिया है। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। जीना यहां मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां, मरना पसंद होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक एक दिन पहले ही इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुई। लालू ने उनसे पूर्णिया का टिकट देने का वादा किया है। पप्पू यादव लालू के इसी वादे में फंस गए हैं। हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे?
बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। लेकिन पूर्णिया से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी लड़ेंगे, वो भी बाहुबली हैं। तो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे नेता का, जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। लड़ाएंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे। चुनाव की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अगर कोई बना रहा है तो वो मोदी है। एक एक सीट के लिए मोदी 3-3, 4-4 सर्वे कराते हैं। मोदी उनको चुनते हैं जो जीत पक्की कर दे। मोदी उनको चुनते हैं जो बिहार में लालू को हरा सके, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की कंबाइंड फोर्स को पछाड़ दे, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीट कर दे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी वन वुमन शो की तरह चलती है। बंगाल में बीजेपी का शो मल्टी स्टारर है। बंगाल के हर क्षेत्र में मोदी का एक शत्रप तैनात है। नॉर्थ बंगाल में सुकांतो मजूमदार हैं, कूच बिहार में निशीथ प्रमाणिक हैं, जंगल महाल में शुभेंदु अधिकारी हैं, मिदनापुर रीजन में दिलीप घोष हैं, हुगली में लॉकेट चटर्जी हैं, कोलकाता में राहुल सिन्हा हैं, और बनगांव रानाघाट में शांतनु ठाकुर हैं। ज्यादा नेता होने की भी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कमान जब नरेंद्र मोदी के हाथ में होती है तो लीडर बस एक ही होता है, बाकी सब फॉलोअर हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के लिए कैंडिडेट चुनते समय मोदी ने सबकी राय ली, लेकिन फैसला खुद लिया। 24 के इन चुनावों में बीजेपी ने किसी एक राज्य पर अगर सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वो है महाराष्ट्र। जून 2022 की तस्वीर याद कीजिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, शरद पवार के डायरेक्शन में महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी, कांग्रेस उस सरकार को फुल सपोर्ट दे रही थी, सब कुछ मोदी के अगेंस्ट दिख रहा था। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से एकनाथ शिंदे अलग किए गए। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए। मैसेज उल्टा न जाए इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी में भी ऑपरेशन हुआ। अजित पवार को चाचा शरद पवार से अलग किया गया। अजित पवार को भी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाया गया। शिंदे की शिवसेना को पार्टी का ओरिजिनल सिंबल मिला। अजित पवार को ओरिजिनल एनसीपी होने का तमगा मिला। जो लोग ऑपरेशन लोटस कहकर बातें बनाते हैं, उनको भी अंदाजा नहीं होता कि ऐसे ऑपरेशन के लिए कितनी डिटेल प्लानिंग करनी पड़ती है। बीजेपी का ऑपरेशन सक्सेसफुल है और अब 24 का चुनाव है। इंडिया अलायंस में अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने टिकट फाइनल करने वाली मीटिंग भी कर ली है। महाराष्ट्र में सियासी हवा का रुख बदल चुका है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन जीतते हुए नहीं दिख रहे हैं। इंडिया के लिए 48 जगह जो हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जानकर जी का सहयोग इसमें बहुत अच्छा हम सबको वहाँ पे मिलेगा। सर, शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? कि कई बार हम सुन रहे थे कि शरद पवार के साथ जा सकते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हम उनको लेना चाहते हैं साथ में, तो कितना बड़ा झटका आप समझते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज स्वयं जानकर साहब यहाँ पे हैं। आज आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को हम यही संबोधित करना चाहते हैं कि हम साथ में मिलकर आने वाले चुनाव सर, कितने सीटों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और शक्ति देने के लिए महाराष्ट्र में हम सब तैयार हैं। हो सकता है 4 से 6 सीटों पर उद्धव की सेना जीत जाए, 2 से 3 सीटों पर शरद पवार की पार्टी जीत जाए, लेकिन विरोधियों की इक्का दुक्का जीत मोदी के 400 वाले टारगेट को हिला नहीं पाएगी।